नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं कुंदन जी चैनल पे। चूंकि आज 5 सितंबर शिक्षक दिवस का शुभ दिन है तो हम लोग डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को याद करते हुए आज का क्लास स्टार्ट करेंगे। और जैसा कि कहा गया है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही भगवान शिव है। यानी जो सृष्टि के जो भी रचयिता है वो क्या है, गुरु में समाहित है। गुरु एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसका मतलब, गुरु का अगर मतलब हम देखें तो गु का मतलब होता है अंधकार और र का मतलब होता है प्रकाश। तो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले जो होते हैं कौन होते हैं, गुरु होते हैं। गुरु की एक ऐसी कृपा होती है, एक ऐसी महिमा होती है जो किसी भी साधक को, किसी भी शिष्य को अंधकार से प्रकाश में लेकर के जाते हैं। और गुरु को अगर देखा जाए तो निस्वार्थ भाव से, बिना किसी लोभ के, बिना किसी प्रलोभन के एक सच्ची सेवा प्रदान करते हैं, एक सच्चा ज्ञान को बांटते हैं। तो गुरु का हमारे जीवन में जो अहमियत है उसको भी एक नजर देखना चाहिए, एक बार समझना चाहिए कि गुरु हमारे लिए क्या योगदान दे रहे हैं। और आपके जीवन में जो भी गुरु रहे हैं या हमारे जीवन में, आज हम उनको याद करते हुए इस क्लास को शुरू करेंगे। और एक इस क्लास से हम प्रण लेंगे कि गुरु अगर हमारे पीछे इतना कर्मठ है, इतना मेहनत कर रहे हैं, तो हमें भी उनके प्रति कुछ ना कुछ योगदान देना चाहिए, उनके मेहनत का फल हमें प्रदान करना चाहिए। हालांकि गुरु सिर्फ इस चीज से खुश होते हैं कि हमारा शिष्य जो है, शिष्य का उज्जवल भविष्य हो, शिष्य जो है आगे बढ़े और अपने मुकाम को हासिल करे, अपने जो उसका लक्ष्य है वहां तक पहुंचे। तो उसी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो भी आने वाली परीक्षाएं हैं, जो भी एग्जाम्स है, आपका फॉर्म भरा हुआ है, फिलअप किया हुआ है, या फिर आगे जो आप भरने वाले हैं, उसके लिए एक सच्ची श्रद्धा से, सच्चे लगन से लगना है और उसमें प्रण लेना है कि इतने दिनों में हमको इस टारगेट को कंप्लीट करना है। क्योंकि कोई भी कार्य मनुष्य से बड़ा नहीं होता है। लेकिन ये सब कहने सुनने की बातें थोड़ा ज्यादा अच्छी लगती है कहने सुनने में, लेकिन उस पे सफलता उसी को मिलती है जो उस प्रण को पूरा कर पाता है, जो उसमें निष्ठा भाव से लगा हुआ रहता है। और कहना सुनना तो काम लगा हुआ है, कोई भी कहता है और कहने में काफी अच्छा महसूस होता है, इतना अच्छा बात सर बोल रहे हैं या मैं खुद बोल रहा हूं, लेकिन उस पर कार्य नहीं कर पाता है आदमी। तो एक निष्ठा प्रण लीजिए कि गुरु के लिए ही, अपने माता पिता के लिए ही, जिनके गुरु नहीं भी हैं उनके गुरु माता पिता है, तो अपने माता पिता के लिए ही क्या करें, एक जो लक्ष्य है आपका, उस लक्ष्य की ओर निशाना को साधना है और उसमें सफलता पाना है। क्योंकि जब तक लगिएगा नहीं तो कोई भी कार्य सफल संपन्न नहीं होता है। तो इस कार्य में आपको लगना पड़ेगा। तो आइए आज के दिन हम शुरू करते हैं। क्योंकि इससे पहले हमने एक क्लास लिया था आपका विद्रोह का, जिसमें 2 विद्रोह हमने पढ़ाया था झारखंड का। अभी चूंकि झारखंड सचिवालय का एग्जाम चल रहा है, माफ कीजिएगा, आने वाला है, जो आपका अक्टूबर माह में निर्धारित है। आपका बीपीएससी का भी एग्जाम है, तो बहुत सारा एग्जाम है, जिनका भी जो भी एग्जाम है उसमें जोर शोर से लगे रहिए। तो एक वीडियो जो आपका आया था उसमें विद्रोह हमने पढ़ाया था, एक वीडियो आया था जिसमें ऑब्जेक्टिव था, और भी बहुत सारे क्लास हमने झारखंड के ऊपर लिया है। तो आज इस क्लास में मैंने सोचा कि ऑब्जेक्टिव लिया था जब, तो सोचा था कि सारा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव मैं कंप्लीट करवा दूं। लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है, और जैसा मैं आपके लिए एक प्रण लिया हूं कि एग्जाम से 2 दिन 4 दिन पहले मैं झारखंड का हर चैप्टर को पार करते हुए आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट करवाऊंगा बाय थ्योरी, जहां से एक भी प्रश्न आपका छूटे नहीं। चूंकि 40 प्रश्न इससे आने वाले हैं और 120 मार्क्स का है, जो कि आपका मेरिट में काफी मदद करेगा। तो इसीलिए हर चैप्टर को आपको विस्तृत रूप में हम पढ़ाएंगे। आज से रेगुलर क्लास होगा। हाँ, बीच में अगर एक आध दिन गैप होता है तो उसका नहीं कहा जा सकता है, लेकिन ये पक्का आपसे वादा है कि आज के बाद से आपका जो है सो एग्जाम से पहले तक झारखंड के सारे चैप्टर क्लियर हो जाएंगे। तो आइए देर न करते हुए आते हैं कि आज का जो चैप्टर है झारखंड की चित्रकला एवं शिल्पकला। झारखंड की चित्रकला और शिल्पकला के बारे में पढ़ेंगे, दोनों एक ही साथ है, दोनों आज खत्म हो जाएंगे। ध्यान से, अगर आपको दिखाई नहीं भी देता है क्लियर बोर्ड पे, तो बस हमें सुनिए। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको मैं दोहराऊंगा उसको अगर हो सके तो एक बार कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिएगा।
और कहीं भी कोई भी किताब में पढ़िए, कहीं भी नोट्स में पढ़िए, तो चित्रकला और शिल्प कला में इससे ज्यादा आपको क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है। जो भी है विधिवत है, सारा कुछ इसमें समाहित है। तो आइए पहला चित्रकला हम लोग देखते हैं। पहला चित्रकला होता क्या है एक्चुअली। बिहार से आपका झारखंड अलग हुआ 15 नवंबर 2000 ईस्वी में। तो पठारी और पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण जनजातियों का वहां पर निवास स्थान शुरू से रहा है, और अपने किसी भी चीज को प्रकट करना किसी भी जिस भाव में किया जाता है, या चित्र बना करके या फिर उसका किसी और रूप में किया जाता है, तो क्या कहलाता है, आपका चित्रकला कहलाता है। तो किस चित्रकला को किस रूप में दर्शाया जाता था, किसमें किस प्रकार का चित्रकला होता था, इसके बारे में हम लोग आज जानते हैं। तो आपको पहला है जादू पटिया चित्रकला। क्या है जादू पटिया चित्रकला? जादू का मतलब क्या होता है? जादू का मतलब चित्रकार होता है। जादू का मतलब है आपका चित्रकार, जो चित्र बना रहा है। और पटिया का मतलब होता है कागज या कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े, जिसका इस्तेमाल इसमें किया जाता है। तो याद रखिएगा, जादू का मतलब चित्रकार और पटिया का मतलब कागज या कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े। कभी कभी ऐसे प्रश्न भी डाल दिए जाते हैं। इसकी विशेषता हम लोग देखते हैं कि इसकी विशेषता क्या है। तो पहला विशेषता इसका है कि इस यह चित्रकारी जो मुख्यतः किस जनजाति में प्रचलित है। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं कि आपसे पूछेगा कि जादू पटिया जो चित्रकला हो किस जनजाति में प्रचलित है, तो आपका संथाल जनजाति में प्रचलित है। इस चीज को आप याद रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिए, संथाल जनजाति में क्या है, प्रचलित है। दूसरा अगर देखते हैं विशेषता, तो इन चित्रों की रचना करने वाले को संथाली भाषा में जादू कहा जाता है। इस चीज को मैंने पहले भी बता चुका हूं यहाँ पे फर्स्ट लाइन में, तो इसको कोई याद करने का या फिर लिखने का जरूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट पॉइंट को आप नोट डाउन कर सकते हैं। पूछेगा आपसे कि जादू पटिया चित्रकला में किस देवता का पूजा किया जाता है, किस देवता को माना जाता है। तो इसमें बाघ देवता और जीवन के बाद के दृश्यों का चित्रण किया जाता है। इसमें बाघ देवता और जीवन के बाद का जो दृश्य होता है उसका चित्रण इसमें किया जाता है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है यह चित्रकला। इस पॉइंट को भी आपको नोट डाउन करना है। यह चित्रकला जो है आपका दुमका जिले में अत्यंत प्रसिद्ध है। तो अगर कोई जिला का नाम पूछता है कि इस जिला में कौन सा चित्रकला ज्यादा प्रचलित है या प्रसिद्ध है, तो आपका दुमका जिला हो जाएगा और जादू पटिया चित्रकला। और अगर जनजाति पूछता है तो आपका हो जाएगा संथाल जनजाति। क्या हो जाएगा? ये दो पॉइंट को हमेशा इसका याद रखना है, जादू पटिया चित्रकला का। और एक बाघ देवता भी आप याद रख सकते हैं। इसमें बाघ देवता और जीवन के बाद के दृश्यों का चित्रण किया गया है। दूसरा आते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सोहराय चित्रकला या कोहबर चित्रकला। इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। तो सोहराय चित्रकला पहले देखते हैं। इसकी विशेषता है कि यह सोहराय पर्व से जुड़ा हुआ चित्रकला है। झारखंड में जनजातियों के बीच जो एक पर्व मनाया जाता है सोहराय पर्व, उससे जुड़ा हुआ क्या है, सोहराय चित्रकला है। और सोहराय और कोहबर चित्रकला के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि यह पहला चित्रकला है किसी भी श्रेणी में झारखंड में जिसको जीआई टैग 2020 में मिला था। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जो होता है आपका, जो आपका भौगोलिक पहचान होता है किसी क्षेत्र का, आपका जीआई टैग इसको मिला था। तो आइए पहला हो गया कि सोहराय पर्व से जुड़ा हुआ कौन सा चित्रकला है, तो आपका सोहराय चित्रकला, माफ कीजिएगा। नेक्स्ट है आपका यह चित्रकारी वर्षा ऋतु के बाद घरों में लिपाई पुताई से शुरू होता है। यह चित्रकारी जो है घरों में वर्षा ऋतु के बाद लिपाई पुताई जो होता है, जो मिट्टी के घर होते हैं जिनको मिट्टी के घोल से लिपा जाता है या फिर बहुत जगह पे गोबर से भी उसका लिपाई किया जाता है। तो वर्षा ऋतु के बाद घरों की लिपाई पुताई से शुरू होता है यह सोहराय चित्रकला। ध्यान रखिएगा कब होता है, वर्षा ऋतु के बाद। वर्षा ऋतु के बाद किस पर्व से जुड़ा है, सोहराय पर्व से जुड़ा हुआ है सोहराय चित्रकला। नेक्स्ट पॉइंट इसका कहता है, नेक्स्ट विशेषता क्या है, इस चित्रकारी में कला के देवता प्रजापति, कला के देवता कौन है, प्रजापति या पशुपति, प्रजापति या पशुपति का चित्रण मिलता है आपको। पशुपति भगवान शिव को बोला जाता है। तो ध्यान रखना है कि सोहराय में आप लोग पढ़े थे जादू पटिया में बाघ के देवता का चित्रण किया गया है के रूप में, और यहाँ पे आपका प्रजापति या पशुपति का चित्रण मिलता है किसमें, सोहराय में। नेक्स्ट है मंझू सोहराय और कुर्मी सोहराय, जो दो है ये चित्रकला की क्या है, शैलियां हैं। मंझू सोहराय और कुर्मी सोहराय, सोहराय में आते हैं तो दो तरह की शैलियां आपको मिलेगा, दो प्रमुख शैली है मंझू सोहराय और कुर्मी सोहराय। इसको याद रखना है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। और यह चित्रकला किस जिले में अत्यंत प्रसिद्ध है, तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, हजारीबाग में। कहाँ है, हजारीबाग जिले में अत्यंत प्रसिद्ध है।
नेक्स्ट आते हैं तो सोहराय और कोहबर जो है जो आपको पहले ही बता चुके हैं, चित्रकला को 2020 में जीआई टैग प्रदान किया गया है और झारखंड में किसी भी श्रेणी में प्राप्त होने वाला यह पहला जीआई टैग है। यानी कि हर क्षेत्र का कुछ ना कुछ जीआई टैग जो होता है जिससे पहचाना जाता है, या फल हो या किसी प्रकार का सब्जी हो, किसी विशेष प्रकार की मिठाइयां हो या कोई विशेष प्रकार का जो बनावट हो, शिल्प कला हो, चित्रकला हो, उसके माध्यम से तो सोहराय चित्रकला और कोहबर चित्रकला दोनों को 2020 में जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो ये रहा आपका सोहराय चित्रकला। इसमें याद रखना है सोहराय पर्व से जुड़ा हुआ है, वर्षा ऋतु के बाद लिपाई पुताई से संबंधित है, पशुपति देवता का इसमें चित्रण मिलता है और दो शैलियां इसमें जो है कुर्मी और मंजूर सोहराय, इसको याद रखना है। प्रसिद्ध कहाँ है? हजारीबाग में, और जीआई टैग इसको प्रदान किया गया है। नेक्स्ट आते हैं तो कोहबर चित्रकला है, चूंकि कोहबर को भी मिला है, दोनों को एक साथ मिला था। तो कोहबर चित्रकला की विशेषता देखते हैं। कोहबर का समान अर्थ होता है गुफा में विवाहित जोड़ा, गुफा में विवाहित जोड़ा। और इसमें क्या होता है कि विवाहित महिला जो होती है वो अपने पति के घर जब जाती है तो वहां पे इसका चित्रण करती है, कोहबर कला का चित्रण किया जाता है। किसके द्वारा? विवाहित महिला द्वारा अपने पति के घर कोहबर का चित्रण किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह चित्रकारी मुख्यतः विरहोर जनजाति में। अब यहाँ देखिए फिर जनजाति पूछ रहा है, तो आपसे पूछेगा कि कोहबर जो चित्रकला है वो किस जनजाति में प्रचलित है? विरहोर जनजाति में। किस जनजाति में? विरहोर जनजाति में। नेक्स्ट आते हैं तो इसमें सिक्की, देवी का चित्रण मिलता है, देवी को बोला गया है सिक्की। तो सिक्की यानी देवी का चित्रण मिलता है किसमें? कोहबर चित्रकला में। नेक्स्ट है आपका गंजू चित्रकला, चौथे नंबर का हम लोग अगर पढ़े तो क्या है? गंजू चित्रकला। इस कला में पशुओं, वन्य तथा पालतू जानवरों एवं वनस्पतियों की तस्वीरें बनाई जाती है। यानी कि प्राकृतिक से संबंधित जो भी चीज है, प्रकृति से जीव जंतु हो, वन्य जीव जो प्राणी है या फिर पेड़ पौधे, उन चीजों का चित्रण, वनस्पतियों का चित्रण इसमें मिलता है, तस्वीरें बनाई जाती है। और लास्ट पॉइंट कहता है कि इस चित्रकला के माध्यम से संकटग्रस्त जानवरों को रीति रिवाजों के माध्यम से दर्शाया जाता है। यानी जो भी संकटग्रस्त, विलुप्त होने के कगार पर जो भी जीव जंतु वनस्पति हैं, उनका चित्रण इसमें रीति रिवाजों के अनुकूल मिलता है, उसके अनुसार मिलता है। नेक्स्ट आते हैं जो हमारा सेकंड लास्ट आपका है पैतकर चित्रकला। पैतकर चित्रकला में हम लोग देखेंगे कि इसकी विशेषता क्या है। तो यह चित्रकारी अम्मा दुबी जो कि सिंहभूम में आपका पड़ता है, गांव में अत्यंत प्रसिद्ध है। कहां? अम्मा दुबी सिंहभूम, नोट रखिएगा इसको। इसी कारण से इस गांव को क्या कहा जाता है? पैतकर का गांव भी बोला जाता है, पैतकर का गांव बोला जाता है। तो इसे झारखंड का स्क्रॉल चित्रकला भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट डाउन कीजिएगा, स्क्रॉल चित्रकला। तो किस चित्रकला को स्क्रॉल चित्रकला कहा जाता है? पैतकर चित्रकला को स्क्रॉल चित्रकला भी कहा जाता है। और इसकी शुरुआत किस जनजाति द्वारा की गई? तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, सवर जनजाति। पैतकर चित्रकला का शुरुआत किस जनजाति के द्वारा किया गया? सवर जनजाति के द्वारा किया गया। आगे बढ़ते हैं। इसे भारत का सबसे पुराना आदिवासी चित्रकला माना जाता है। किस चित्रकला को? पैतकर चित्रकला को झारखंड का या आदिवासी का, जो झारखंड में प्रचलित है, आदिवासियों का सबसे पुराना चित्रकला इसको माना जाता है। यह चित्रकला गरुड़ पुराण में भी मिलता है। जो आपका गरुड़ पुराण है उसमें आपका इस चित्रकला का वर्णन है, पैतकर चित्रकला का वर्णन है। झारखंड के अतिरिक्त यह चित्रकला बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में आपको देखने के लिए मिलेगा। कहां कहां? बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में। तो एक राज्य के अलावा भी 3 राज्यों में इसका क्या है? विस्तार है। और इसके माध्यम से जीवन के बाद होने वाली घटनाओं का चित्रण इसमें या वर्णन किया गया है। तो ये भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इसमें अगर हम इंपॉर्टेंट देखें तो पैतकर का गांव किसे कहा गया है? अम्मा दुबी जो सिंहभूम में पड़ता है। स्क्रॉल चित्रकला कहा गया है पैतकर चित्रकला को, और सवर जनजाति के द्वारा शुरू किया गया था। सबसे पुराना आदिवासी चित्रकला माना जाता है। गरुड़ पुराण में भी इसका देखा गया है, ये मिला है, इसका नाम का जिक्र हुआ है। और उसके बाद कहता है कि बिहार, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल में भी मिलता है, लोकप्रिय है। इसके माध्यम से जीवन के बाद होने वाली घटनाओं का वर्णन इसमें किया गया है। लास्ट आपका राणा तेली एवं प्रजापति चित्रकला। राणा तेली एवं प्रजापति चित्रकला, इसकी विशेषता है कि ये पशुपति को पशुओं एवं पेड़ पौधों के देवता के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। कि पशुपति जो है वो पशुओं और पेड़ पौधा के देवता माना गया है, पशुपति को, यानी भगवान शिव को। और इस चित्रकला में धातु के तंतुओं का प्रयोग होता है। 2 पॉइंट है,
पहला तो भगवान शिव को यानी पशुपति को पेड़ पौधा और जीवों के जो भी पशु हैं उनके देवता के रूप में माना गया है, और दूसरा धातु के तंतु का इसमें प्रयोग किया जाता है। अगर हम देखें कोहबर और सोहराय, जो दोनों को जीआई टैग मिला हुआ है, इन दोनों में अंतर क्या है? तो 2 पॉइंट का अंतर है जिसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। एक तो आपका सिक्की, जिनको देवी बोला जाता है, देवी को सिक्की बोला जाता है, तो इसमें सिक्की का या देवी का चित्रण किया जाता है। और नेक्स्ट है कि स्त्री पुरुष संबंधों का भी चित्रण है इसमें। लेकिन यही अगर सोहराय में आते हैं तो यहाँ सिक्की का देवी का है, यहाँ प्रजापति या पशुपति का चित्रण मिलता है। यहाँ स्त्री पुरुष संबंध का चित्रण मिलता है, यहाँ जंगली जीव जंतुओं पशु पक्षियों व पेड़ पौधों का चित्रण मिलता है। दोनों याद रखना, एक में देवी और एक में पशुपति देवता का चित्रण मिलता है। अगर यहाँ आते हैं कोहबर में तो स्त्री पुरुष संबंध, और यहाँ आते हैं तो जंगली जीव जंतु पशु पक्षियों का पेड़ पौधों का चित्रण मिलता है। चलिए नेक्स्ट आपका चित्रकला यहाँ पे समाप्त होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट आते हैं तो क्या है? शिल्प कला है आपका। क्या है? शिल्प कला। चूंकि इसी में आपका दोनों चैप्टर समाप्त हो जाएगा, चित्रकला भी और शिल्प कला भी। तो शिल्प कला के बारे में देखते हैं तो एक ही आपका मिलेगा, डोकरा कला का जिक्र मिलता है। डोकरा कला का जिक्र आपको मिलेगा। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है हम लोग देखते हैं डोकरा कला में, कि डोकरा कला दस्तकारी की एक प्राचीन कला है। किस चीज का? दस्तकारी का एक प्राचीन कला है डोकरा कला। अगर इसमें देखें तो झारखंड की संस्कृति का एक अहम हिस्सा भी है, और यह भारत के साथ साथ, इस चीज को याद रखिएगा कि भारत के साथ साथ विदेशों में भी इसका प्रचलन है या इसका विस्तार है। इसमें पुरानी मोम कास्टिंग तकनीक जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है कि किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है डोकरा कला में। तो मोम कास्टिंग, क्योंकि मोम को अगर पिघला के किसी भी बर्तन में रखते हैं, किसी भी आपका कोई भी आकार का बर्तन में रखते हैं तो वह उसका आकार ले लेता है। तो इसी तरह से इसमें धातुओं का भी प्रयोग किया गया। मिश्रित धातुओं को गला करके मूर्तियां बनाई जाती थी, और जब उसको पिघला करके उस बर्तन में या कहिए जिस शेप में उसको रखा जाता था, उस शेप का वो बन के तैयार होता था, और जमने के बाद फिर वो एक मूर्ति का या बर्तन का स्वरूप ले लेता था। तो इसमें किस तकनीक का प्रयोग है? मोम कास्टिंग तकनीक का उपयोग किया जाता है। इस कला में मधुमक्खियों से प्राप्त मोम का प्रयोग किया जाता है। जो मधुमक्खी से मोम प्राप्त होता है, इसका प्रयोग इसमें किया जाता है। नेक्स्ट कहता है कि इस कला में धातुओं के मिश्रण की ढलाई करके मूर्तियां, बर्तन व अन्य सामान बनाए जाते हैं। पहले बता चुके हैं कि इसमें धातुओं का मिश्रण का इस्तेमाल किया जाता है और मूर्ति या बर्तन या किसी अन्य सामान का निर्माण किया जाता है। इस कला का उपयोग नेक्स्ट में है कि इस कला का उपयोग करके निर्मित मूर्ति का सबसे प्राचीन जो उदाहरण मिला है, आप पढ़े होंगे एंशिएंट हिस्ट्री में, प्राचीन इतिहास में, जो मोहनजोदड़ो का खुदाई हुआ था, वहां से प्राप्त जो नृत्य करते हुए लड़के की मूर्तियां मिली थी, इसी कला का उदाहरण है। ठीक है, तो कहां से? मोहनजोदड़ो की खुदाई से प्राप्त नृत्य करते हुए लड़की की प्रसिद्ध जो मूर्ति प्राप्त हुई थी, वो डोकरा कला का ही एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है। तो इसको याद रखना है कि ऑप्शन देगा कि इनमें से कौन सा जो है डोकरा कला का उदाहरण है। तो मोहनजोदड़ो से खुदाई में प्राप्त नृत्य करते हुए लड़की का जो मूर्ति है। नेक्स्ट है इस कला का संबंध मलार जाति से है। इस कला का संबंध किस जाति से है? यहां भी याद रखना है, मलार जाति से संबंध है। यानी इसको शुरुआत करने वाले माना जा सकता है कि मलार जाति के रहे होंगे। और इस कला का एक और नाम दिया गया है घड़वा कला। क्या? घड़वा कला भी बोला जाता है इसको। और वर्तमान में इसका अस्तित्व खतरे में है। तो कहता है कि वर्तमान में इसका अस्तित्व खतरे में है, यानी इस कला को संरक्षण की जरूरत है, नहीं तो विलुप्त भी हो सकता है। जैसे बहुत सारे चीज हमारे बीच से क्या होते जा रहे हैं, विलुप्त होते जा रहे हैं। तो डोकरा कला जो है कहता है कि इसका अस्तित्व खतरे में है, यानी कि इसको संरक्षण की अति आवश्यकता है। तो आज इस चैप्टर में झारखंड का चित्रकला और शिल्प कला दोनों आपको मैंने पढ़ाया। उम्मीद करते हैं कि बेहतर समझे होंगे, और अधिकांश चीजें जो परीक्षा से संबंधित है, कुछ भी आपका छूटने लायक नहीं है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि आप किसी भी बुक से पढ़िए, किसी भी नोट से पढ़िए, आपका इससे ज्यादा चित्रकला और शिल्प कला से प्रश्न आने वाले नहीं है, इससे बाहर से आने वाले नहीं है। तो इसी के साथ और आज एक बार फिर से शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षकों के लिए, अपने गुरुजनों के लिए एक प्रण लेते हैं कि जैसे हमारे जीवन में उनका महत्व है, हम भी कुछ करके उनको अपना एक गौरवान्वित महसूस करें खुद के लिए, और उनको भी गौरवान्वित महसूस कराएं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट क्लास में कुछ इसी तरह के अगले टॉपिक को लेकर के, जो पूरा विस्तार से और पूरा समृद्ध रूप से आपको मिलने वाला है। रेगुलर हमारे साथ जुड़े रहिए। आज से आपको रेगुलर
क्लास झारखंड का हर एक चैप्टर का मिलेगा। धन्यवाद। एक बार फिर से आपको शिक्षक दिवस के अवसर पर हार्दिक शुभकामना। नमस्कार।